वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज केमिस्ट्री बोर्ड प्रिपरेशन 2025 के सेकंड पार्ट में। पहले पार्ट को आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा। आपने ये जाना कि पेपर में आपको क्या करना है ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, ताकि आप एक अच्छा पेपर लिखें एक काम माइंड के साथ। यहां पर इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कुछ ओवरऑल प्रैक्टिस टिप्स की। उसमें हमने बात की थी कि एग्जाम के दिन हमें क्या करना है। आज हम बात करेंगे कि अभी आपको क्या करना है। ये जो एग्जाम का बिल्डअप है इट कैन बी वेरी इंटिमिडेटिंग। बहुत बार होता है बच्चों को पता नहीं होता कि हम कैसे पढ़ाई करें, और फिर हम कहते हैं कि यार एग्जाम तो बस रट्टा मारने के ऊपर है, बट दैट्स नॉट ट्रू। इस मिथ को आज हम बंक करेंगे। आइए चलिए देखते हैं हम किस बारे में बात करेंगे। वंस अगेन welcome to Target Publications channel. I am Samit sir, chemistry faculty, and here I am going to talk about what we will do in order to prepare for chemistry boards. आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम ये भी देखेंगे कि सक्सेस के लिए हम किस तरह से प्लान करेंगे। We will also learn how to use the right resources. We will see how to maintain consistency. कैसे हम अपने वर्क को, अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करें, ट्रैक करें। प्रैक्टिस क्यों आपको परफेक्ट बनाती है, और सेक्शन वाइज फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सम टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज सेड दैट केमिस्ट्री इज सच अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, बट इन जनरल मेरा ये फर्म बिलीफ है कि केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा तो स्कोरिंग है। इसका रीजन ये है कि इट इज वेरी लॉजिकल। एक मिथ है, बच्चे मानते हैं कि हमें यहां पर रिएक्शंस को रटना पड़ता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। आपको रिएक्शंस को रटना नहीं है। मोर ओवर जो आपके सेक्शंस हैं केमिस्ट्री में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द रिएक्शन मैकेनिज्म्स, हाउ कैन यू कन्वर्ट वन कंपाउंड इनटू अनदर कंपाउंड। तो अगर आपको मैकेनिज्म्स आते हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आप ये जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो आपको रिएक्शंस को मगअप करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो यहां पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें बिना कैलकुलेशन से डरे हुए, तो ये भी आपके लिए एक स्कोरिंग एरिया है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, और उनको समझने की भी एक टेक्निक होती है। तो यू डोंट हैव टू मग अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको चीजों को समझना है और उसको सही तरह से प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। याद रहे, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि चैप्टर वाइज मार्क्स का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। एक हिस्टोग्राम आपको दिखाया था जिसमें हमने ये देखा था कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहीं कहीं आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो पहले देखकर फिर यहां पर आ सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं अपने प्रिपरेशन की, जितना समय है हमारे पास, हमें 2 से 3 चैप्टर हर हफ्ते प्रैक्टिस करने ही चाहिए। इसमें टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस करनी है। और जब हफ्ता खत्म होने को आए, एट द एंड ऑफ द वीक, हमें अपने आप को टेस्ट करना है कि हमें कितना याद है। सुनने में लगता है दैट दिस इज वेरी इंटिमिडेटिंग। ये बहुत बड़ा काम है, इतनी सारी चीजें, 2 से 3 चैप्टर्स हम कैसे कवर करेंगे। लेकिन इसके बारे में मैं आपको हेल्प करूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको अपने डाइट का और अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मेक श्योर कि आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करें, जैसे कि घर का खाना खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है, बाहर का खाना हमें नहीं खाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। क्या आपको पता है
अगर आपके बॉडी में वाटर की 1% कमी हो जाती है तो आपके कॉग्निटिव फंक्शन में, आपके ब्रेन के फंक्शन में 5% का डिक्रीज होता है। 1% डिक्रीज इन वाटर लीड्स टू 5% डिक्रीज इन कॉग्निटिव एबिलिटी। और तो और अगर ये वाटर कंटेंट 1 की जगह 2% कम हो जाए तो अ पर्सन कैन एक्सपीरियंस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, पढ़ाई करने में दिक्कत हो सकती है अगर वाटर कंटेंट आपके बॉडी से सिर्फ 2% कम हो जाए। सो ऑलवेज मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स, स्टे वेल हाइड्रेटेड। अब जब बात आती है रिसोर्सेज की, तो याद रखना आपके लिए 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Majority of the paper will be from these 2 things: textbook exercise and previous year questions. अब इन resources को हम यूज कैसे करें? सबसे पहले you will have to build healthy study habits. मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने कबर्ड के ऊपर या अपने रूम की दीवारों पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखकर वहां पर चिपका देते हैं। पर क्या ऐसा करने से वाकई में वो फॉर्मूला, वो आंसर, वो डेरिवेशन हमारे दिमाग में उतर जाता है? नहीं। आते जाते शायद हम उसे कभी गलती से एक आध बार देख लें, वरना तो वो ऐसे ही उस कबर्ड के ऊपर चिपका हुआ रहता है। अगर वाकई में आप उसे याद करना चाहते हो तो आपको उसे एक्टिवली रिकॉल करना पड़ेगा, यानी कि आपको सोचना पड़ेगा कि वो जो फॉर्मूला था जो मैंने मेरे कबर्ड के ऊपर लगाया था वो क्या है। वो जो क्वेश्चन था जो पिछले साल केमिस्ट्री के सेक्शन डी में पूछा गया था, उसका आंसर क्या था। ये डेरिवेशन कैसे किया जाता है। व्हेन दैट इज नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू बिल्ड द हैबिट ऑफ एक्टिव रिकॉल, क्योंकि यहीं से बार 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 उसे याद करने पर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतर जाएगा। ऑफ कोर्स बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको सप्लीमेंटल स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और यहां पर आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हमने टारगेट पब्लिकेशंस में काफी सारे अलग अलग स्टडी मटेरियल्स तैयार किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक अ लुक एट दिस बुक। इसका नाम है अ कलेक्शन ऑफ बोर्ड क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। इस एक बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 से इतने क्वेश्चंस आए हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन चैप्टर वाइज हैव बीन गिवन इन दिस बुक। इसके अलावा HSC 25 क्वेश्चन पेपर्स, ये जो बुक आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये एक बुक नहीं है, ये एक सेट है। सो व्हेन आई ओपन दिस, यू विल सी दैट दिस इज नॉट जस्ट अ बुक, इट इज अ सेट, एंड इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। सो लेट मी कीप दिस कवर अवे, एंड यू विल सी दैट दिस क्वेश्चन पेपर, these question papers look exactly like your board question papers. तो जब आप इन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप बोर्ड एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं। एंड ये सेट एक सॉल्यूशन बुक के साथ आता है, जिसके अंदर हमने मेंशन किए हुए हैं कुछ स्मार्ट टिप्स एंड एक्टिविटी शीट्स। हमने यहां पर यह भी बताया है कि कौन सी चीजों को हाईलाइट करना है और कौन से स्टेप में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। सो रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही यूजफुल रिसोर्स है, और जैसा आपने देखा इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो एक मॉडल सॉल्यूशन की तरह लिखे गए हैं। सो इट इज नॉट जस्ट टाइप्ड, आपको ये लगेगा कि ये एक हैंड रिटन सॉल्यूशन है और किस तरह से आपको अपना प्रेजेंटेशन मेंटेन करना है। द थर्ड बुक जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा इज द परफेक्ट सीरीज। तो ये जो बुक्स अभी आप मेरे पास देख रहे हैं, ये है परफेक्ट सीरीज। इसके अंदर
टेक्स्ट बुक का सारा मटेरियल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाता है और टेक्सचुअल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, थियोरी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से यहां लिखे गए हैं। सेम क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स के लिए आता है या 3 मार्क्स के लिए आता है तो कहां पर आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं इसके बारे में भी हमने यहां पर काफी डिटेल में मेंशन किया। इन सभी स्टडी मटेरियल के परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आज ही इन बुक्स को ऑर्डर करिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो ये कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल्स हैं जो हमने आपके लिए बनाए। रिमेंबर, यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। अगर मैं फिट होना चाहता हूं तो सिर्फ एक दिन मैं 5 किलोमीटर्स दौड़ के अगर आ जाऊं तो कुछ नहीं होगा। मैं भले ही कम दौड़ूं लेकिन मुझे रोज भागना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट्स दिखेंगे। इसी तरह से आपके लिए भी इट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रिपरेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। रिमेंबर, आपको अपने प्रोग्रेस के ऊपर रेगुलरली चेक इन करना होगा और इसीलिए हम कहते हैं कि आपको रेगुलरली पेपर्स सॉल्व करने चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन सी चीजें याद है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको आगे आगे की चीजें याद होती जाए पर आप पीछे पीछे की चीजें भूलते जाएं। सो ऑलवेज रिमेंबर, चेक इन ऑन योर प्रोग्रेस रेगुलरली। इसके लिए आप मॉडल पेपर्स, एक्टिविटी शीट्स का यूज कर सकते हैं। सिर्फ इनको सॉल्व करना काफी नहीं है, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं। और यहां पर हम कहते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज, लर्न एंड इंप्रूव। मेक श्योर कि आप अपने टीचर्स से या अपने मेंटोर्स से हेल्प लेकर यह देखें कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं और उस मिस्टेक को आप अगले पेपर में ना रिपीट करें। रिमेंबर, बार बार कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना और अपनी प्रैक्टिस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री या फॉर दैट मैटर एनी अदर सब्जेक्ट इज लाइक स्पोर्ट, जहां पर रिपीटेड प्रैक्टिस जरूरी है। चाहे वो विराट कोहली जैसे कोई लेजेंड हो या मेसी जैसे कोई लेजेंड हो, आप हमेशा देखेंगे कि दे आर ऑलवेज प्रैक्टिसिंग देयर स्पोर्ट, इवन दो दे आर आर्ग्यूएबली वन ऑफ द बेस्ट in their field, but still they have to practice regularly. तो इमेजिन करिए कि अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको भी ये प्रैक्टिस करनी ही है। इट इज नॉन नेगोशिएबल। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स में या डायग्राम्स में आपका जो टाइम लग रहा है सॉल्व करने में या डायग्राम को बनाने में, प्रैक्टिस करते करते ये टाइम कम होता रहेगा। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था। मैंने कहा है ये आपको कि जब कोई डायग्राम आप बिना प्रैक्टिस किए बनाते हैं, इट माइट टेक यू अप टू 10 मिनट्स, लेकिन अगर आप उसी को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसका टाइम कम करके उसे 2 से 3 मिनट पे ले आएंगे और ये टाइम का जो डिफरेंस है ये आपके स्कोर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। एट द सेम टाइम जब आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जैसे कि 2.303, 8.314, 298 ऐसे कुछ लॉग वैल्यूज हैं जो शायद आपको याद हो जाए वैसे ही प्रैक्टिस करते करते, और ये आपका कैलकुलेशन में बहुत टाइम बचाएगा। सो रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड प्रैक्टिस इज नॉन नेगोशिएबल। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ स्पेसिफिक चीजें जो आप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्कोर बेटर। फिजिकल केमिस्ट्री में खास करके जनरली बच्चों को यह दिक्कत होती है कि वो समझ नहीं पाते कि जो न्यूमेरिकल है वो कौन से सेक्शन से आया है, किस पार्ट से आया है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक द न्यूमेरिकल हैज बीन आस्क्ड। आप क्या कर सकते हैं, अपने न्यूमेरिकल्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले मैंने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में डिवाइड किए हुए हैं। टाइप 1 के अंदर वर्क से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, टाइप 2 के अंदर एंथैल्पी और एनर्जी एक्सचेंज से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, टाइप 3 के अंदर स्पॉन्टेनिटी, टोटल एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहां पर भी हमने
न्यूमेरिकल्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। टाइप 1 में कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, कोलरॉश लॉ। टाइप 2 में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और टाइप 3 में नर्न्स इक्वेशन एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। जब भी आप न्यूमेरिकल को एग्जाम में पढ़ेंगे तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का न्यूमेरिकल है और अपने आप आपका दिमाग उस क्लासिफिकेशन पे जाएगा जहां से ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो फॉर्मूला को लेकर आपको इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑर्गेनिक में इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर हमें एल्काइल हैलाइड से अमाइन बनाना है तो इट इज क्वाइट इजी। आप इसे एक स्टेप में बना सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, रिएक्ट इट विद अमोनिया एंड यू विल गेट अमाइन। पर क्या आपको यह पता है कि अमाइन से आप डायरेक्टली दोबारा एल्काइल हैलाइड नहीं बना सकते। एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए पहले आपको अल्कोहल बनाना पड़ेगा और फिर वहां से आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो इस तरह से कंपाउंड्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं, यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब बात आती है इनऑर्गेनिक की, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर कि रिएक्शंस को रटने से अच्छा यह है कि हम उन्हें ऑक्सीडेशन नंबर से याद कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, जो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं दे आर ट्रांजैक्शनल रिएक्शंस। ट्रांजैक्शनल रिएक्शंस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन खोता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। तो ट्राई टू रिमेंबर द रिएक्शंस विद ऑक्सीडेशन नंबर्स और कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को याद कर लेना, यह आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से हम बात कर रहे हैं SO2 की। SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4 और SO2 एक रिड्यूसिंग गैस है, यानी कि वो खुद ऑक्सीडाइज होगा पर वो जिस चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है वो उसको रिड्यूस कर देगा। तो अगर इसका रिएक्शन होता है फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ, तो यू विल गेट SO2Cl2। यहां पर सल्फर खुद +4 से चला गया, तो यहां पर सल्फर खुद +4 से +6 में चला जाएगा, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। एंड देखिए क्लोरीन के साथ क्या हुआ, वो 0 में था, 0 से -1 में चला गया, एक बढ़ा और एक कम हुआ। अगर SO2 का रिएक्शन होता है KMnO4 के साथ, तो जस्ट इमेजिन क्या होगा। KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, मैंगनीज इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। +7 से तो आगे वो जा नहीं सकता, +7 से उसे नीचे आना है। और सल्फर जो है हमारा वो +4 से आगे जाएगा +6 में। तो कम ऑन, क्या मिलेगा यहां पे, जो सल्फर है वो +4 में है, +4 से चला जाएगा +6 यानी कि सल्फेट, और मैंगनीज +7 से नीचे आ जाएगा +2। ऑफ कोर्स +7 से +2 इसलिए क्योंकि SO2 इज एन एसिडिक गैस। एसिडिक मीडियम में मैंगनीज हमेशा +7 से +2 आता है। याद रखने के लिए कितना आसान है ये। मैंने रिएक्शन एक बार भी नहीं पढ़ा, इसको लॉजिकली समझाया। जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन जब SO2 Fe3+ के साथ रिएक्ट करेगा। Fe3+ यानी कि फेरिक आयन। फेरिक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, कम ऑन, टेक अ गेस। ओके, यहां पर आपको मिलेगा Fe2+ एंड सल्फेट। सल्फर चला गया आगे, आयरन आ गया नीचे। तो इस तरह से हम रिएक्शंस को लॉजिकली याद कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स के बेसिस पे। एक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। और तो और यू कैन इवन थिंक ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये रिएक्शन देखें जहां पर सुक्रोज C12H22O11 जो हम सबके घर में पाई जाती है, इट्स शुगर, शक्कर।
जब इसका रिएक्शन होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें याद होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड इज अ हाईली डिहाइड्रेटिंग एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करता है, वाटर H2O खींच के बाहर निकाल लेता है। सो व्हाट विल इट डू, इट विल रिमूव द H2O। और आप देख सकते हैं सुक्रोज के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में है, H22O11। So hydrogen and oxygen are present in 2:1 ratio. That entire water will be eliminated and you will be left with black carbon precipitate. So by remembering the property of sulfuric acid, the fact that it's a dehydrating agent, I am able to complete this reaction quite easily. Similarly, you can remember that H2SO4 is also a very strong oxidizing agent. अगर वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो 0 से उसे सीधा +4 में ले जाएगा, CO2। अगर वो सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, SO2 तक ले जाएगा। अगर वो कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर को भी ऑक्सीडाइज करके Cu2+ तक ले जाएगा। CuSO4 में कॉपर 2+ स्टेट में प्रेजेंट है। So if you remember these properties, you don't have to mug up the reactions. You can actually remember it in an easy way. Another example that I would like to give you here is of KMNO4. KMNO4 is a very very good oxidizing agent क्योंकि यहां पर मैंगनीज अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7। +7 से ऊपर तो वो जा नहीं सकता, वहां से तो उसे नीचे ही आना है। तो अगर इसका रिएक्शन मैं करता हूं H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो सोचिए मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर नीचे आएगा, तो सल्फर जो कि यहां पर -2 स्टेट में है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर जाएगा और आपको यहां पर क्या मिलेगा, सल्फर का प्रेसिपिटेट -2 से 0। यही सेम चीज अगर मैं KMNO4 की जगह कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूं तो भी चल जाना चाहिए। आफ्टर ऑल सल्फर इज गोइंग फ्रॉम -2 to 0. It is getting oxidized. You need a good oxidizing agent. जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ KMNO4 ये रिएक्शन अचीव कर सकता है। Something like potassium dichromate can also achieve this reaction, where K2Cr2O7, if it reacts with H2S, that is hydrogen sulfide, it will give you sulfur precipitate. उसके छोटे छोटे particles like a colloid, it will be formed in the solution. और आपको पता है ये जो क्वेश्चन है K2Cr2O7 प्लस H2S वाला, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। Another example over here would be KMNO4 reacting with oxalic acid. Once again, KMNO4 is a fantastic oxidizing agent. तो वो oxalic acid के अंदर कार्बन जो कि +3 स्टेट में प्रेजेंट है, वो उसे +4 स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देगा। So carbon will get oxidized. And who is doing this oxidation process? KMNO4. So if you try to remember these reactions with their oxidation numbers, it will help you a lot. तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमने ये देखा कि आप फॉर्मूला को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें ताकि न्यूमेरिकल देखते ही आपको पता चल जाए कि ये न्यूमेरिकल किस कैटेगरी से आया है और आपका दिमाग उसको इजीली रिकॉल कर सके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में understand the relationships between functional groups, and inorganic chemistry में try to remember the reactions with oxidation numbers and with the help of properties of substances, so you won't have to mug up a lot of things. इनमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है या इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, कमेंट सेक्शन में लिखिए and we will definitely try to make a video on that as soon as possible. So these are some of the things जिनका आपको ध्यान रखना है in chemistry preparation. So I hope आपको एक हमने insight दिया into what is to be done for your upcoming board examinations as far as chemistry is concerned. Keep studying, पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जहां पर भी आपको हेल्प लगे, we are always there for you. Thank you for watching. God bless you and take care.